like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. पिछले एपिसोड में आपने देखा कैप्टन मार्वल सारे सुपर हीरोज के साथ डॉक्टर ब्रूस बैनर के सीक्रेट लैब में पहुंचती है। थोड़ी सी पूछताछ के बाद मारिया ब्रूस को जेल में बंद करने के लिए कहती है, जिससे ब्रूस हैरान हो जाता है। तभी हॉकाई ब्रूस पर एरो चला देता है और ब्रूस वहीं मर जाता है। हॉकाई कोर्ट को बताता है कि ब्रूस ने ही उसे ऐसा करने को कहा था। टोनी इन सब बातों के लिए कैरल को जिम्मेदार ठहराता है और फ्राइडे उलिसिस की पावर का राज टोनी को बताती है। कैप्टन मार्वल ट्रिस्केलियन पहुंचती है, जहां ब्लैक पैंथर उससे पूछता है कि क्या तुमने कोर्ट का फैसला सुना। कैरल कहती है कि हाँ मैं वहीं थी। अभी ये बताओ कि जेनिफर कैसी है। तचाला कहता है कि जेनिफर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। कैप्टन मार्वल जेनिफर के रूम में जाती है और उससे पूछती है कि तुम कैसी हो। जेनिफर पूछती है कि मैं कब से बेहोश थी और मुझसे कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। कैरल जेनिफर को बताती है कि मैं ही तुमसे सबसे पहले बात करना चाहती थी। जेनिफर पूछती है कि क्या बात बतानी है। तब कैरल बताती है कि तुम्हारा कज़िन ब्रूस अब इस दुनिया में नहीं रहा। जेनिफर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो हल्क है, वो कैसे मर सकता है। कैरल कहती है कि हॉकाई ने उसे मारा। जेनिफर कहती है कि अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। कैरल कहती है कि मैं वहीं थी, मैंने खुद देखा। जेनिफर पूछती है कि अभी हॉकाई कहाँ है। कैरल कहती है कि हमने उसे अरेस्ट कर लिया था और उस पर केस चलाया। तुम बहुत टाइम से बेहोश थी और अभी जब तुम्हें होश आया तभी कोर्ट का फैसला भी आ गया। जेनिफर पूछती है कि क्या फैसला आया। कैरल चुप रहती है। तब हम देखते हैं जेनिफर को, जो कि बहुत गुस्से में लग रही थी। वो कैरल से बार बार पूछती है कि क्या फैसला आया। और तब हमें टाइम स्क्वायर की स्क्रीन पर दिखता है कि कोर्ट ने हॉकाई को छोड़ने का फैसला किया है। पूरी दुनिया इस फैसले से हैरान थी। कई लोगों को ये सही फैसला लग रहा था और बहुत से लोगों को गलत। कई लोग कह रहे थे कि अब वो हल्क के आतंक से हमेशा के लिए बच गए और कई लोगों को एक एवेंजर के मरने का दुख था। हर मीडिया कंपनी यही जानना चाहती थी कि बाकी सुपर हीरोज़ का क्या कहना है इस बारे में, खास करके टोनी स्टार्क का क्या कहना है। टोनी अपने आर्मर में एक अंधेरे कमरे में बैठा होता है और किसी को बता रहा होता है कि मैं खो चुका हूँ और मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। मुझे इस लड़के उलिसिस से दिक्कत है। मैं जानता हूँ तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं उसके बारे में ज़्यादा ही कुछ सोच रहा हूँ, या तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं कैप्टन मार्वल पर भड़ास निकाल रहा हूँ, या ये रोडी और बैनर की मौत का दुख है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ। अगर हमने एवेंजर बन के कुछ सीखा है तो वो ये है कि फ्यूचर को लिखा नहीं जा सकता, और इसीलिए मुझे उलिसिस से प्रॉब्लम है। तुम फ्यूचर देख ही नहीं सकते क्योंकि वो हुआ ही नहीं है। तब हम देखते हैं उलिसिस को कार्नेक के साथ मेडिटेशन करते हुए। टोनी साथ साथ बता रहा होता है कि टाइम एक कॉन्सेप्ट है और ये लड़का, जिसे कोई आइडिया नहीं है कि हमने किस तरह के खतरे फेस किए हैं, विजन्स देखे जा रहा है। तभी उलिसिस को कुछ दिखता है। टोनी बताता है कि उलिसिस को सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटीज़, मुसीबत या तबाही के ही विजन्स दिखते हैं। उसे विजन्स दिखते ही नहीं बल्कि वो उन्हें महसूस भी करता है, जिसकी वजह से ये विजन्स उसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैरल उलिसिस के विजन को फॉलो करते हुए अल्टीमेट्स के साथ आगे बढ़ती है। टोनी आगे बोलता है कि अगर इन विजन्स का उलिसिस पर असर पड़ रहा है तो उलिसिस भी विजन्स पर असर डाल रहा है, यानी इन विजन्स का पूरा कॉन्सेप्ट इम्प्योर है। तो इसीलिए मैंने उसका ब्रेन स्कैन किया और उसकी कॉपी को एनालाइज किया। तब हम देखते हैं कि कोई लेडी बैंक से निकल रही थी। टोनी आगे बताता है कि मैं चाहता था कि मैं झूठा साबित हूँ ताकि हम सही में मुसीबत को टाल सकें। हम देखते हैं कि कैप्टन मार्वल उस लेडी को रोकती है। टोनी आगे बताता है कि मैं भी चाहता था कि हमें कोई ऐसा मिल जाए जो हमें एक नई दुनिया दिखाए, पर मुझे अभी पता चला कि सिचुएशन तो और ख़राब है। कैप्टन मार्वल उस लेडी को डिटेन करती है। टोनी आगे बोलता है कि ये देखो। तब टोनी आसपास वालों को उलिसिस का ब्रेन दिखाता है और बोलता है कि उलिसिस की बॉडी पूरी दुनिया से सारा डेटा और एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, ऐसी एनर्जी जिसके बारे में ना तुम्हें पता है और ना मुझे। जितना कुछ भी दुनिया में हो रहा है
हर किसी की एनर्जी वो लेता है और उसको बाहर छोड़ता है अपने विजन्स के फॉर्म में। वो लेडी अपने आप को छुड़ा रही होती है। टोनी बताता है कि उलिसिस थियोरेटिकल विजन्स देखता है, जिसका मतलब वो फ्यूचर नहीं देखता। वो एक एल्गोरिदम बना के पॉसिबिलिटी बताता है चीज़ों की। एक पॉसिबल फ्यूचर, ये मैथ्स है, ये प्रोबेबिलिटी है। शील्ड एजेंट कैरल को उस लेडी का ब्रीफकेस देते हैं। टोनी आगे बताता है कि अब जब मुझे इन विजन्स का राज पता चल गया है तो अब मुझे इनसे और डर लग रहा है। थैनोस यहाँ ज़रूर आता, ब्रूस ज़रूर गुस्सा होकर हल्क बनता, पर उसके बाद क्या होता? कैप्टन मार्वल उस लेडी के जाते ही ब्रीफकेस चेक करती है। टोनी आगे बताता है कि वो फ्यूचर को बना रहा है, वो हमारे फ्यूचर को बना रहा है, और कैरल उसका साथ ऐसे दे रही है जैसे कि वो भगवान हो। तो इसीलिए इस बात का लोगों पर भी असर हो रहा है। कैरल चाहे इसे कुछ भी बोल ले, पर सच्चाई मैं ही जानता हूँ। कैरल प्रोबेबिलिटी पर दाव लगा रही है। जब कैरल ब्रीफकेस खोलती है तो वो खाली होता है। टोनी बोलता है कि प्रोबेबिलिटी 100% सच नहीं होती, वो बस मैथ्स है। कैरल उलिसिस को वो खाली बॉक्स दिखाती है और शील्ड एजेंट्स उस लेडी को ले जा रहे होते हैं। टोनी आगे बताता है कि मैं बस यही कह रहा हूँ कि इससे आज़ादी का क्या होगा। मैं कह रहा हूँ कि हम उलिसिस की बातों को सच नहीं मान सकते, क्योंकि जो लोग उसके विजन्स में दिखेंगे वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, और बिना जिम्मेदारी के हम क्या हैं। अगर हम दुनिया को प्रोबेबिलिटी पे ही लेके चलने लगे तो क्या चांसेस हैं कि उलिसिस के विजन्स सही हैं कि नहीं। अब ब्रूस के इंसिडेंट के बाद उलिसिस के विजन्स और पावरफुल होते जा रहे हैं और दूसरे भी इसे महसूस कर पा रहे हैं। ये सब बदल देगा, हम कहाँ रुकेंगे फिर, और ये बात और कितनी बड़ी होती जाएगी। तो बस यही है, तुम लोग मुझे बताओ कि मैं गलत हूँ या नहीं, क्योंकि अगर मैं गलत हूँ तो मैं ये सब यहीं रोक दूंगा। कैरल खाली सूटकेस के साथ बीच में ही खड़ी रह जाती है और सब जाने लगते हैं। टोनी बोलता है कि अगर तुम लोग मुझे रोकोगे तो मैं रुक जाऊंगा, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि स्टीव गलत नहीं होगा। तब हम देखते हैं कैरल, डॉक्टर स्ट्रेंज, मेड्यूसा, हैंक, ब्लैक बोल्ट, तचाला और स्टीव रॉजर्स को। स्टीव पूछते हैं कि क्या तुम 100% श्योर हो इस बारे में? टोनी कहता है कि अगर मैं श्योर नहीं होता तो तुम लोगों को यहाँ क्यों बुलाता? तुम्हें लगता है कि इनह्यूमन्स ने मेरे साथ जो किया उसके बाद मैं मेड्यूसा के साथ एक कमरे में रह पाऊंगा? पर अब बात ऐसी है कि आखिरी बार जब हम मोरालिटी को लेकर लड़े थे तो मैंने बहुत कुछ खोया था, और अब मैं दोबारा ऐसा नहीं चाहूँगा। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि कैरल तुम्हें मजबूर कर रही है। टोनी चिल्ला के बोलता है कि फैक्ट्स मुझे मजबूर कर रहे हैं। स्टीव कैरल से पूछते हैं। कैरल कहती है कि मैं डॉक्टर हैंक मैकॉय को टोनी के काम को देखने को कहूँगी। टोनी कहता है कि उससे क्या होगा? कैरल कहती है कि तभी मुझे भरोसा होगा। हैंक कहता है कि मैं पहले ही उसका काम देख चुका हूँ। टोनी सच कह रहा है। कैरल देखती रह जाती है। टोनी कहता है कि अब बात आती है कि तुम क्या करोगी। कैरल चुपचाप खड़ी रहती है। सब कैरल की तरफ देख रहे होते हैं। कैरल बोलती है कि मैं क्या करूँगी? अगर मेरे पास कोई आता है और बोलता है कि सामने एक आदमी खड़ा है और वो गोली चलाने वाला है, तो मैं उसे जाके चेक करूँगी या उसके गोली चलाने का इंतज़ार करूँगी? टोनी कहता है कि कितने %? कैरल कहती है कि क्या मतलब? टोनी कहता है कि 60, 40, कितने %? ये विजन्स कितने % सच होने चाहिए जो तुम इन पे भरोसा करोगी? कैरल कुछ नहीं कह पाती। टोनी कहता है कि क्या होगा अगर मैं कहूँ कि उलिसिस के विजन्स के सच होने के सिर्फ 10% चांसेस हैं? कैरल सबको बोलती है कि अगर थैनोस के अर्थ पर अटैक करने के चांसेस 10% भी हुए तो इतना काफ़ी है मेरे लिए। टोनी कहता है कि सही में ये विजन्स वो नहीं थे जो तुम सोच रही थी अभी तक, और फिर भी तुम अभी ये कह रही हो? कैरल पूछती है कि क्या रोडी ऐसा नहीं करता? टोनी कहता है कि मैं उससे पूछता, पर वो अब जिंदा ही नहीं बचा। कैरल सबको बोलती है कि मेरा हो गया अब, टोनी तुम भाड़ में जाओ, और वो कैप्टन को सैल्यूट करके छत तोड़ के चली जाती है। टोनी कहता है कि ये होने की प्रोबेबिलिटी मुझे पता थी। हैंक बताता है कि कैरल को भी रोडी की मौत का दुख है। टोनी कैप्टन से पूछता है कि क्या मैं ज़्यादा ही कुछ कर रहा हूँ? कैप्टन कहते हैं कि नहीं। टोनी कहता है पर कैरल का तो ये मानना नहीं है। हैंक पूछते हैं कि क्या तुम्हारा ये मानना है? टोनी कहता है कि ब्रूस के साथ जो भी कुछ हुआ उसे देखते हुए मुझे इस बात को पब्लिक को बताना ही होगा। मेड्यूसा टोनी के शब्द के जोर पर ध्यान देती है और ब्लैक बोल्ट मेड्यूसा की तरफ देखता है। ट्रिस्केलियन में वो लेडी बैठी होती है जिसे कैप्टन मार्वल ने बैंक के सामने से डिटेन किया था। कैरल वहाँ पहुँच के मारिया से पूछती है कि इसने कुछ बोला। मारिया कहती है कि नहीं, पर मैं इसे यहाँ बंद नहीं कर सकती,
ये एक बैंकर है। हमारी वॉच लिस्ट में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से इसका किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। ये एक सिविलियन है, लोग इसे ढूंढ रहे हैं। इसका फियांसे पागल हो रखा है। तचाला आगे बताता है कि इसके पिता शिकागो पुलिस ऑफिसर हैं और वो मीडिया के पास भी जा चुके हैं। तुम हमें बता सकती हो कि उलिसिस ने ऐसा क्या बताया था? कैरल डिटेंशन रूम में जाती है और उस लेडी को आवाज़ लगाती है। वो लेडी बोलती है कि यहाँ क्या हो रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दो। कैरल उसके पास जाके पूछती है कि क्या तुम हाइड्रा को जानती हो? वो लेडी बोलती है कि हाँ, हाइड्रा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने उनके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा था। कैरल उस लेडी के और पास जाके बोलती है कि तुम एक हाई रैंकिंग डीप कवर एजेंट हो जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को तबाह करना चाहती थी ताकि दुनिया में उथल पुथल मच जाए। वो लेडी हैरान होकर बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो? कैरल आगे बोलती है कि तुम दुनिया में अशांति मचाने वाली थी पर हमने तुम्हें पकड़ लिया, तो अब तुम मुझे सारी डिटेल्स बताना शुरू कर दो। वो लेडी चिल्ला के बोलती है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता तुम क्या बात कर रही हो, मैं एक बैंक में काम करती हूँ। कैरल बोलती है कि फिर तुम एक खाली ब्रीफकेस कहाँ ले जा रही थी? वो लेडी बताती है कि वो मेरा पुराना ब्रीफकेस था, मैं उसे घर ले जा रही थी ताकि नया वाला यूज़ कर सकूं। कैरल बोलती है कि मेरे पास लीगल राइट्स है तुम्हें डिटेन करने के। वो लेडी कहती है पर किस लिए? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कैरल वहाँ से जाने लगती है। वो लेडी फिर से चिल्ला के बोलती है कि प्लीज़ मैंने कुछ नहीं किया, मेरा नाम एलिसन ग्रीन है, मैं यूनाइटेड स्टेट्स की नागरिक हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आज तक अरेस्ट तक नहीं हुई, मैं अपने पिता को कॉल करना चाहूँगी, वो एक पुलिस ऑफिसर हैं। मारिया कैरल को बोलती है कि हमें प्रूफ चाहिए होगा। कैरल अपना सर पकड़ के कहती है कि हम प्रूफ ढूंढ लेंगे। मारिया फिर से कैरल से पूछती है पर कैरल पलट के कहती है कि हम ज़रूर ढूंढ लेंगे। पर तभी डिटेंशन रूम में एक ब्रिमस्टोन स्मोक दिखता है। मारिया, कैरल और तचाला समझ जाते हैं कि ये नाइट क्रॉलर के काम हैं, उसने टोनी के कहने पे ये किया होगा। मारिया तभी पूरी बिल्डिंग को लॉक करने का ऑर्डर देती है। कैरल पूरी टीम को बुलाती है और मारिया को कहती है कि मैं टोनी स्टार्क को अरेस्ट करने जा रही हूँ। तचाला कहता है कि पहले उसे ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। मारिया कहती है कि उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो छत पर है। कैरल कहती है कि हम रेडी हैं इसके लिए। मारिया कहती है कि नहीं, हम नहीं हैं। कैरल छत पर पहुंचती है और टोनी को कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। टोनी अपनी पूरी टीम के साथ छत पर खड़ा होता है और कैरल से कहता है कि अब ये होके रहेगा, मैं तुम्हें पहले ही मना कर चुका था पर तुम नहीं मानी। कैरल अल्टीमेट्स के साथ खड़ी होती है और वो टोनी से कहती है कि अब मैं तुम्हें अरेस्ट कर रही हूँ। टोनी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, पर जब पब्लिक देख लेगी कि तुम क्या कर रही हो तब पता चलेगा कि कौन अरेस्ट होगा। कैरल कहती है कि तुम यहाँ हमारे काम में दखल दे रहे हो। टोनी कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा काम बताना नहीं चाहता, पर जिन लोगों के साथ मैं खड़ा हूँ वहाँ से तुम थोड़ी कमज़ोर दिख रही हो। कैरल कहती है कि कमज़ोर दिखने का तो सवाल ही नहीं उठता। तभी पूरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वहाँ आ जाती है और कैरल टोनी से कहती है कि मेरे तुमसे ज़्यादा दोस्त हैं। Fly away. It's the first time of today.